क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था शेयर बाज़ार अर्थ एवं कार्य स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे शेयर बाज़ार के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। थर्ड पॉइंट हमारा है विनियोजकों के सीमित ज्ञान में सहायक helps investors to get the knowledge about the investment। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट जो होती है वो सभी इन्वेस्टर्स को, जो व्यक्ति शेयर्स में पैसा लगाना चाहता है उसको कंपनीज के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाती है, ताकि प्रत्येक विनियोजक या इन्वेस्टर उसमें सोच समझ के उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने पैसे को लगा सके। फोर्थ पॉइंट है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की जटिलताओं से मुक्ति, हेल्प्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ परचेज और द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ हमारी जो है शेयर डिवेंचर्स वगैरह, इनको परचेज़ करना, सेल करना, बेचना, खरीदना की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होती है। स्टॉक एक्सचेंज इस क्रिया को काफ़ी आसान कर देती है। हम यदि शेयर डिवेंचर बेचना चाहते हैं तो हमें जो खरीदने वाला व्यक्ति है, बायर, वो उपलब्ध करवाती है, क्योंकि वहीं पर सभी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो बेचने के इच्छुक हैं चाहे वो खरीदने के इच्छुक हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है मनमानी संस्था की प्रतिभूतियों में धन विनियोग की सुविधा, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन द सिक्योरिटीज ऑफ द डिजायर्ड कंपनीज। जिस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को हम खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो हम उसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर आके ढूंढ सकते हैं कि क्या उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ का कोई सेलर है, कोई व्यक्ति क्या उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को हम परचेज़ कर सकते हैं जिसमें हमारी इच्छा हो। सिक्स पॉइंट है देश के औद्योगिक विकास में सहायक, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश का औद्योगिक विकास, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, विकास उनका होता है क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर्स की बिक्री अधिक आसानी से हो पाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये देखता है कि अभी मैं यदि कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता हूँ और कल को मुझे आवश्यकता नहीं होगी तो मैं उन शेयर्स को आसानी से बेच करके अपना पैसा ले लूँगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अपने बचे हुए पैसे को तुरंत शेयर में या शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करता है जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को भी अधिक से अधिक धनराशि जो है वो प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कंद विपणि का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हम पढ़ चुके हैं कि जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं या फिर मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें सीधा सा मतलब हमारा होता है तो उसके लाभ और हानियों का। तो स्टॉक एक्सचेंज के लाभ क्या है या इसके गुण क्या है। एडवांटेजेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट है बचत को प्रोत्साहन, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। छोटी बचतें जो होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, स्टॉक एक्सचेंज उसको इकट्ठा करवा करके औद्योगिक इकाइयों में लगवाते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेगा और उसे इंडस्ट्रीज़ में लगाएगा। इससे इंडस्ट्रीज़ को पैसा मिल जाता है और जो बचत होती है, क्योंकि लोगों को मालूम होता है यदि हम पैसा लगाएंगे तो हमें उसके ऊपर काफ़ी रिटर्न मिल जाएगा, काफ़ी हमें उसके ऊपर लाभांश की प्राप्ति हो जाएगी या ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लोग अधिक से अधिक पैसा बचाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। यही प्रोत्साहन है बचत को। सेकंड पॉइंट है देश के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जब भी होती है, इंडस्ट्रीज़ की जब भी स्थापना होती है या नए नए उद्योग लगाए जाते हैं या उनका संचालन, संचालन मतलब चलाना, ऑपरेट करना। तो जब नई इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, नए उद्योग लगते हैं तो उनको लगाना मतलब शुरू करना और उसको चलाए रखने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। तो ये बचतों के आधार पर लोग बचाएंगे तभी तो ये पैसा आएगा। अतः पूंजी का सदुपयोग यहाँ पर होता है। जो पूंजी लोगों के पास बेकार पड़ी थी, अब लोग उस पूंजी को बचा करके उद्योगों में लगाते हैं, जिससे पूंजी का सही उपयोग हो पाता है और इंडस्ट्रीज जो है नई जो है विकसित हो पाती हैं। थर्ड पॉइंट है स्वेच्छा से विनियोग।
स्वेच्छा से विनियोग इन्वेस्टमेंट एट द विल। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार सिक्योरिटीज़ का क्रय और विक्रय करता है और बहुत सुविधा के साथ करता है, बहुत आसानी से वो कर पाता है। उसके लिए चाहे हमने सिक्योरिटीज़ को बेचना है या ख़रीदना है, इसके लिए हमें स्वतंत्र बाज़ार यहाँ पर उपलब्ध होता है। हम यहाँ पर आकर जो मर्जी सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है विदेशी विनियोग में सुरक्षा, प्रोटेक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के कारण ही विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, तो दूसरे देश में भी पैसा जो है बिना चिंता के जो है वो लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं। उनको मालूम है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए हमारे शेयर्स में धोखा होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए विदेशी इन्वेस्टर भी यहाँ पर हमें पैसा लगाते हैं और हमारे देश को विदेशी पूंजी भी प्राप्त होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ को। फिफ्थ पॉइंट है झूठी प्रतिभूतियों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉल्स सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज में जो संस्थाएं होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो प्रतिभूतियों की सूचीन के कठोर नियम होने के कारण झूठी प्रतिभूतियों में व्यवहार काफ़ी कठिन होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज होती हैं उनको पहले अपनी जो सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर लिस्ट करवाना पड़ेगा, सूचीन कराना पड़ेगा और इनके लिए बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी प्रकार की फ्रॉड या हेराफेरी की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसलिए झूठी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उनकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर बहुत कम होती है। किसी संस्था की आर्थिक स्थिति कमज़ोर जब होती है तो तुरंत लोगों को उसके बारे में जानकारी हो जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर होने की जानकारी लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से तुरंत हो जाती है और सभी लोग अपने अपने सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करते हैं, जिससे कि उन सिक्योरिटीज़ का बाज़ार मूल्य जो है वो तुरंत गिरने लगता है। और जब किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू गिरने लगती है तो इन्वेस्टर जो है वो सचेत हो जाते हैं। अब आते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज के दोष या फिर अवगुणों की तरफ। डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव जब भी आता है तो इसके कारण देश की आर्थिक स्थिति पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जब भी सिक्योरिटीज़ के मूल्य बढ़ेंगे, कम होंगे, तो पूरे देश के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केवल स्टॉक एक्सचेंज तक ही इसका प्रभाव सीमित ना होकर पूरे देश के हर बाजार तक इसका प्रभाव जो है वो जाएगा। सेकंड पॉइंट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है, एनकरेजमेंट टू द स्पेकुलेशन। जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, इनके मूल्य में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के आधार पर। तो इस उतार चढ़ाव के कारण बहुत से लोग जो है सट्टेबाजी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई सिक्योरिटीज़ का मूल्य जो है वो कम हो रहा है तो अभी इसको फटाफट बेच दो, इसी के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं और अनजान व्यक्ति जिनको अधिक जानकारी नहीं होती उनको इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मासूम निवेशकों को जो हानि होती है, लॉस टू द इनोसेंट इन्वेस्टर्स। अभी हमने डिस्कस किया जिन लोगों को सिक्योरिटीज़ में व्यवहार कैसे करना है उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, यदि वे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जानकारी ना होने के कारण उनको हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अधिक जानकारी हो या सही जानकारी हो तभी इस सिक्योरिटीज़ में परचेज़ और सेल जो है उसमें हमें आगे जाना चाहिए। अब आते हैं हम स्कंद विपणि में व्यवहार प्रक्रिया, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अब कैसे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ करते थे उनमें जो व्यापारिक प्रक्रिया होती थी, ट्रेडिंग की जो प्रक्रिया होती थी, शेयर डिवेंचर को बेचने की प्रक्रिया, किसी निश्चित एक जगह पे स्टॉक एक्सचेंज एक स्थान होता था वहाँ पर होती थी और वहाँ पर दलाल या फिर ब्रोकर्स के माध्यम से होती थी। ये ब्रोकर जो होते थे वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हुआ करते थे और इन्हीं के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं हुआ करती थी। दलाल जो था ये कोई व्यक्ति हो सकता था, कोई साझेदारी फर्म हो सकती थी, कोई कंपनी भी हो सकती थी। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज का पूरा संचालन, ऑपरेशन जो था, नियंत्रण, कंट्रोल जो होता था और स्वामित्व इन्हीं सदस्य या इन्हीं दलालों के हाथों में होता था, जिसके कारण क्या होता था, ये दलाल जो है प्रतिभूतियों के क्रेता विक्रेता के मध्य सामान्यतः झगड़े होते रहते थे, क्योंकि ये दलाल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे। इसके कारण अब गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज का स्वामित्व और नियंत्रण जो है कि व्यापारिक अधिकार जो है उसको अलग कर दिया। अब स्टॉक एक्सचेंज का यह सह पारस्परिकृत, जिसे कि डी
म्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। इससे दलालों को अपने अधिकारों के दुरुपयोग का बहुत कम मौका मिलता है। यहाँ पर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पुराने टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज थे तो वहाँ पर एक जगह होती थी, स्टॉक एक्सचेंज एक बिल्डिंग होती थी, जहाँ पर कि जो भी व्यक्ति अपने शेयर्स को, डिबेंचर को बेचना चाहता था, वो दलालों के माध्यम से वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाता था। दलाल अनाउंसमेंट करते थे जोर से कि भाई ये हम शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इस शेयर को ख़रीदना चाहता है वो बताए कि वो कितना पैसे देने को तैयार है। तो अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी जो है वो रेट बताते थे। जो भी हाईएस्ट बिड होती थी, हाईएस्ट रेट होता था, जो बताता था कि मैं ज़्यादा ये मैक्सिमम अमाउंट मैं ये देने को तैयार हूँ, तो उसे शेयर बेच दिए जाते थे। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ के क्रय विक्रय के लिए पहले कंपनियों की प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना आवश्यक है। अब यदि हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में बेचना खरीदना है तो उन्हें पहले हमें लिस्टिंग करवानी होगी। स्टॉक एक्सचेंज में सौदे या तो नकद में किए जाते हैं या भविष्य में भुगतान करके कैरी ओवर बेसिस पर किए जा सकते हैं, जिसे कि कैरी ओवर बेसिस भविष्य में भुगतान करने की प्रक्रिया को बदला कहा जाता है। तो ब्रोकर्स के माध्यम से सौदों का निश्चित अवधि के भीतर हिसाब हो जाना चाहिए, जो कि शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी भौतिक स्पुर्दगी के रूप में होगा। आजकल फिजिकली मतलब कागज़ के रूप में तो नहीं देते, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रोकर्स के माध्यम से जब हमको ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उसके लिए एक फ़िक्स टाइम कर दिया गया, निश्चित अवधि कर दी गई, उसमें ही ये सारे कार्य हो जाना चाहिए। व्यक्ति को शेयर जिसने खरीदे हैं उसे मिल जाने चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? ये एक व्यक्ति को अंशों का प्रमाण है, स्वामित्व का प्रमाण होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर खरीदे, हमने उसको शेयर का सर्टिफिकेट दे दिया, तो उस व्यक्ति के पास ये प्रूफ होता है कि उस व्यक्ति ने शेयर को वास्तव में ही परचेज़ किया। तो इसका प्रूफ होता है, जो कि हस्तांतरणीय होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब इनको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहले शेयर के जो प्रमाण पत्र या शेयर सर्टिफिकेट होते थे उसकी कुछ सीमाएं होती थी, कुछ कमियां होती थी, क्योंकि कागज़ के रूप में होते थे। तो पहले शेयर जो हमारे होते थे उनकी चोरी होने की संभावना होती थी कि कागज़ हमारे पास पड़ा है, किसी ने चोरी कर लिया, कागज़ हमने रखे हुए हैं, चूहे ने खा लिया, उसको दीमक ने नष्ट कर दिया, जालसाजी हो गई, फॉर्जरी हो गई, तो हस्तांतरण में देरी हो गई, उसको शेयर हम पैसे तो हमने ले लिए शेयर के, पर देरी हो गई उसको ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसफ़र डिले जिसको कहा जाता है। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक किताब प्रविष्टि फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म जो है वो शुरू हो गया। इस प्रयोग को डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। डीमैट अकाउंट इसी को ही कहा जाता है। अब सारे सिक्योरिटीज़ का जो क्रय विक्रय है, ट्रेडिंग है, वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। स्क्रीन पर जो भी व्यापार हो रहा है वो सब कुछ दिखाई देगा। प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज और प्रत्येक काउंटर पर प्रत्येक ब्रोकर के जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा है। कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से सभी ब्रोकर के ऑफिस में कंप्यूटर टर्मिनल जो लगे होते हैं उसमें वो सारे कंप्यूटर्स मेन स्टॉक एक्सचेंज के मेन सर्वर से जुड़े होते हैं। आजकल केवल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग से ही सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग फिजिकली नहीं बेच सकते, ऐसा भी हो सकता है, पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऐसे ही होती हैं। ब्रोकर बायर और सेलर तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम या मिडलमैन के का कार्य करते हैं। ये मिडलमैन कौन है? ये हमारे ब्रोकर्स हैं। और ये जो ब्रोकर्स होते हैं, चाहे वो बायर हैं, सेलर हैं या स्टॉक एक्सचेंज है, इसके माध्यम से मतलब हम ये बोलें कि ये जो हमारे ब्रोकर्स हैं, ये सारे ब्रोकर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर इनको कहा जाता है, जो कि बायर्स और सेलर को एक सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं शेयर्स और डिबेंचर को बेचने की। तो क्रेता और विक्रेता ब्रोकर को अपनी आवश्यकता के बारे में बताता है कि भाई मैं ये डिबेंचर या ये शेयर्स को ख़रीदना चाहता हूँ, मेरी आवश्यकता है, ये डिमांड उसकी और उसका मूल्य जो है ब्रोकर जो जो बायर बताना चाहता है, जैसी उसकी इच्छा है, उसकी डिमांड क्या है, उसका मूल्य क्या है, वो सारा कुछ कंप्यूटर में वो फीड कर देता है। स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि हमारी क्या डिमांड है वो भी उसको कैच करेगा, उसके बाद में कोई बेचने वाला है उसकी क्या डिमांड है उसको भी वो कैच करेगा, और इन दोनों पक्षों की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करने की कोशिश करता है। जब भी स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर को कोई एक मैचिंग जो है वो मिल जाता है कि हाँ इस रेट पर वो व्यक्ति खरीदना चाहता है और इस रेट पर वो व्यक्ति बेचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर जो है मैच हो जाने पर इसकी सूचना दोनों ही पार्टीज़ को स्क्रीन पर भेज देता है।
कि आप जो खरीदना चाहते थे जिस रेट पर, ये व्यक्ति बेचना चाह रहा है और ये व्यक्ति जो है खरीदना चाहता है। ब्रोकर की स्क्रीन पर दोनों पार्टीज़ की सिक्योरिटीज़ के मूल्य में उतार चढ़ाव जो है वो हम देख सकते हैं। मान लो कि हमने बोला कि हम जो शेयर है वो खरीदना चाहते हैं 100 रुपये का, तो अभी हमारे शेयर का मूल्य 100 की जगह 150 हो गया, हमारे शेयर का मूल्य 100 की जगह 60-70 तक चला गया। तो जो उतार चढ़ाव हम हमारे जो सिक्योरिटीज़ हमारी इच्छा की हैं उनमें क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, हम ब्रोकर के कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ब्रोकर्स लगातार बायर और सेलर्स की रिक्वायरमेंट को स्क्रीन पर मैच होता देखता रहता है, और जैसे ही उसको लगता है कि अब ये रिक्वायरमेंट मैच हो गई है, वो तुरंत बायर और सेलर को इसकी सूचना देता है।